इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी एनईपी के तहत हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट जो बीकॉम के आए थे उसमें फिर से संशोधन किया गया है, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों का बैक लग गया था, बहुत बच्चे फेल भी अधिक संख्या में हुए थे। तो इसे देखते हुए विश्वविद्यालय ने, और भी कई कारण रहे होंगे, आधारभूत कारणों को अपने दृष्टिगत रखते हुए एक निर्णायक निर्णय पर पहुंचा है, जो कि ये है कि अब जो सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन होंगे उसमें जो पासिंग की जो क्राइटेरिया है वो चेंज की गई है। पहले आपको एंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन में 40% अपना ले आना पड़ता था, यानी कि जैसे आप इसको देखो, यही चीज़ होता है। मैं हमेशा कहता हूँ सीनियर्स के साथ आप लोग इसीलिए बने रहिए क्योंकि जहाँ आपको चीज़ें न समझ में आए वहाँ पे हम प्रकाश डाल सकें, और इतना भयंकर प्रकाश डाल दें कि आपकी आंखें तिलमिला जाएँ एकदम से, है ना। तो बहुत साफ साफ समझाने वाला, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक होता है इंटरनल एग्जामिनेशन, एक होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन के अंदर आपका T1 T2 मिड टर्म वगैरह आ जाता है ना, और भी चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल वगैरह जो भी उसके अंतर्गत आ जाता है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आप लोग का जो लिखित परीक्षा आप लोग दे के आते हो, है ना, जो लिखित परीक्षा देते हो वो होता है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो कि अभी आपकी जस्ट बीती है, ठीक है, जो कि दिसंबर में आपका था, ठीक। अब पहले क्या नियम था कि आपको इंटरनल में 40%, एक्सटर्नल में 40% अलग अलग ले आना रहता था, यानी T1 T2 ये सब मिड टर्म वगैरह मिला के आपका 40% उसमें आना चाहिए, ठीक है। और इधर जब आप आते हैं एक्सटर्नल में, जो आप लिखित परीक्षा देते हैं उसमें आपका 40% होना चाहिए। अब क्या है नियम, ओवरऑल आपको 40% होना चाहिए इंटरनल एक्सटर्नल मिलाकर। अगर आप 40% नंबर पाते हैं तो भैया आप पास हैं, और उससे कम है तो आप फेल हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमेशा जैसे बैक फेल पास ये ना कहे कि यही दिक्कत देता है आपको और आप नहीं समझ पाते हैं। समझिए इसको ध्यान से, जितने भी सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि बाकी सबको समझ में आ ही जाता है ना। बैक RTI स्क्रूटनी मैं बताता हूँ यहीं पे, है ना। 4 वीडियो देखोगे तो और बढ़िया समझ में आएगा, लेकिन इस वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ी बहुत जानकारी देते जा रहा हूँ। देखो, बैक कब लगता है, जब अगर आपका 3 विषय आपके ग्रेजुएशन में है, ठीक है, आप किसी एक एक विषय में पासिंग नंबर से कम पाते हो। मान लो 40 नंबर पासिंग है और आप पा गए कितना, 35 नंबर। तब क्या है, आप पासिंग नंबर नहीं पा पाए, लेकिन आपके जो और 2 विषय हैं उसमें आप पास हो, ठीक है, तो आप केवल एक से मात खा रहे हो, तो आपको क्या किया जाता है, कहते हैं ये इनका बैक लगा है, यानी एलिजिबल फॉर SE लिखा रहेगा। SE का मतलब सेकंड एग्ज़ाम, यानी कि आप जो सेकंड एग्ज़ाम है, द्वितीय परीक्षा है, उसके लिए आप जो एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब उसी को बोलते हैं कि बैक लग गया। तो अब आप जब जो बैक एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा आप उसको भर दोगे तो आपका दूसरा बैक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में पास हो जाओगे तो आप ओवरऑल पास हो जाओगे, और नहीं पास हो पाओगे तो फिर वही, और हो ही जाते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब आपको पता चला बैक कब लगता है, जब 2 विषय में पास रहो, एक में फेल हो जाओ, यानी पासिंग नंबर से कम पाओ। अब फेल कब होते हैं, जब 2 विषय में आप जो है पासिंग नंबर से कम पाते हैं, तब आप फेल हो जाते हैं। यानी मान लो हिस्ट्री है, उसमें भी पासिंग नंबर्स कम है, ज्योग्राफी है उसमें भी पासिंग नंबर्स कम है, पॉलिटिकल लिए उसमें पास हो गए, तब कोई मतलब का नहीं रहता, आपका पूरा सेमेस्टर बैक लग जाता है, आप फिर से उसी सेमेस्टर में रह जाते हैं। अब देखो 2 चीज़ें हैं इस बार, जिनका मतलब मान लो बैक लगा है, 2 चीज़ हो सकता है, या तो अभी इसका फॉर्म आ जाए, या तो जब आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तब इसका फॉर्म आए। अमूमन देखा जाता है कि मतलब अपना अलग अलग आ जाता है, लेकिन देखो, ठीक है, इसके लिए परेशान मत होइएगा। मे बी आप लोग का 3rd सेमेस्टर में आप लोग जाओ तो एक साथ ले लिया जाए, ये चीज़ हो सकती हैं। इस पर जल्दी मैं आपको जैसे क्लैरिटी आएगी परीक्षा तंत्र कार्यालय से बताऊँगा। और हाँ, अब जो फेल हो जाते हैं, या जिनको अपने ऊपर डाउट रहता है, अपने ऊपर नहीं, विश्वविद्यालय के ऊपर, कि हाँ हमने इतना अच्छा लिखा था, बहुत बेहतरीन लिखा था, है ना, और उतना बेहतर नंबर नहीं है, तो आपको करना क्या है, आप RTI डाल सकते हो। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, ये एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत क्या करते हो, आप अपनी कॉपी देखते हो। इसमें एक चीज़ फ़ायदा रहता है कि इसमें जो है नंबर घटता बढ़ता नहीं है, बस आपको किताब, आपकी कॉपी जो रहती है, जो आप लिख कर आए वो आपको दिखाई जाती है। इसका प्रोसेस आपको नहीं पता होगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दूंगा, आप देखिएगा। RTI स्क्रूटनी बैक का फॉर्म क्या कैसे भरना रहता है, मैंने एक चीज़ बताई है। तो RTI में यही होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप क्या करते हैं, इसका ऑफिस मैंने बढ़िया बताया है वीडियो में, अगर देखो। बहुत मेरी एक आदत है, जब मैं कोई चीज़ बताता हूँ तो उस चीज़ को अगर आप एक बार समझ लोगे, उस वीडियो को देख लोगे, है ना, तो फिर आपको फिर किसी की और की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए, आपकी मर्ज़ी है ना। चलिए, अब RTI समझ गए कि आप अपनी कॉपी देखते हो RTI के तहत। अब स्क्रूटनी अगर मैं बताऊँ आपको, तो स्क्रूटनी के तहत क्या होता है कि आप अपना पुनः
जांच के लिए अपना कि आप अपना पुनः जो मूल्यांकन आप करा सकते हो, है ना, निरीक्षण आप करा सकते हो कि आपकी दोबारा रीचेकिंग आप कॉपी की करा सकते हो। इसको हम स्क्रूटनी के अंतर्गत रखते हैं। इसमें नंबर घटता भी है और बढ़ता भी है, ये अपने रिस्क पे कराया जाता है। हो गया, चीज़ समझ में आ गई। इसका भी फॉर्म कैसे, क्या फॉर्म आता है, कैसे भरना रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, कहाँ जाके जमा करना रहता है, ये सब बाबू आप अगर वीडियो देखोगे मेरी तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। RTI स्क्रूटनी हो गया। अब क्या बचा, बैक का फॉर्म, यानी कि अगर एक विषय में केवल फेल हो तो उसका बैक का फॉर्म आता है। अब परीक्षा यंत्र कार्यालय जब इसको जारी करे, जब पहले सारे सेमेस्टर्स का मतलब वही फर्स्ट सेमेस्टर के जब सभी कोर्सेज के रिजल्ट आ जाए फिर आप लोग का ये चीज़ जारी होगा। समझ में आया। अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होना है तो मे बी इसके बाद आए, यानी जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर रिजल्ट आ जाए उसके साथ साथ आए या उससे पहले आ जाए, अभी ऐसा कोई क्लियर नहीं है, तो परेशान नहीं हुई, जब ये आएगा बताएंगे। जो फेल हो गए हैं उनको कुछ नहीं करना रहता, उनको अपनी वही एक्स स्टूडेंट की फ़ीस जमा करके फिर उसी में रह जाना रहता है, ठीक है। अब देखो फीस जमा करवाते हैं या ऐसे ही आप रह जाते हैं, क्योंकि नया नया NEP लागू हुआ है, पता नहीं क्या नियम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। तो अब BA का भी रिज़ल्ट आ गया है फर्स्ट सेमेस्टर का, बढ़िया पासिंग हुआ है, अच्छा परसेंटेज गया है पासिंग, तो बढ़िया चीज़ है। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो एज अ सीनियर मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। ऐसी कोई स्थिति पे मैं नहीं, हमेशा कहता हूँ जीवन में ऐसा कुछ नहीं बना लिया है कि मैं आपको वहाँ से बैठकर ज्ञान दूँ, लेकिन केवल एक रिश्ता है हमारा कि मैं सीनियर हूँ, आप जूनियर है। तो एक चीज़ समझिएगा, वाद विवाद में ज़्यादा मत पड़िएगा। विश्वविद्यालय कैंपस में देखिए जहाँ जो कुछ हो रहा है, ठीक है, बोलने के लिए अभी आपसे सीनियर बहुत पढ़े हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो पहले अपने आप को समझिए, अपने सिलेबस को समझिए। फिर विश्वविद्यालय प्रांगण में जो भी चीज़ें अराजक तत्व इधर से उधर भटक रहे हैं या अराजक चीज़ें हो रही हैं, अराजकता जो फैला रहा है, तब आप उससे निपटने की सोचिएगा। फर्स्ट ईयर हमेशा अपने आप को एक मजबूत आधार देने की समय होता है, तो अपने आप जो आपका पैर है ना उसको बढ़िया मजबूती से पहले इस विश्वविद्यालय के प्रांगण पे, विश्वविद्यालय की धरती पर जमा लीजिए, तब जाकर कोई भी प्रकार का वाद विवाद नामक कोई भी तूफान है तो आप उससे निपटिए, नहीं तो आप खुद ही उधरा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो पहले से हैं वो जो आपके सीनियर होंगे ना वो भी किसी मुद्दे पर खुल के नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप जितने ऊँचे होते जाते हैं आपको उतनी दूर का दिखता जाता है। आज आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप लोग की उम्र क्या होगी, मान लीजिए 20 की होगी, 21 की होगी, 22 की होगी, है ना। इसमें क्या होता है, आपको लगता है वाद विवाद हो रहा है या कोई भी गर्मा गर्मी का माहौल है, आप चढ़ के अगर एक झापड़ मार देते हैं, उसमें मारने की बढ़कई नहीं, उसके बाद उसका जो पलटवार आता है जब वो झेलना पड़ता है तो कितनी दूर तक आपको झेलना पड़ेगा, क्या क्या उसमें वो आपको निकलेगा, वो फिर महंगा पड़ता है। इसीलिए कुछ भी करिए दूर की सोच के, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी अगर आप बन जाते हैं जीवन में तो आपका जो सफ़र है बहुत सरलता से जीवन का कटता है ना। तो ये सब चीज़ें मुझे समझानी, क्योंकि मुझे लगा मैं समझा दूं, नहीं तो फिर आप लोग भी कहीं ना कहीं फंस ना जाएं, ठीक है। तो जितने भी लड़कियां हैं लड़के हैं आपस में भी है, देखो सामंजस्य और दोस्ती बनाकर अपने क्लास में रहिए, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं, झगड़ा मारपीट कुछ नहीं। विश्वविद्यालय प्रांगण अगर जाना जाए तो आप सबकी उज्जवल भविष्य की वजह से जाना जाए, ये नहीं कि कल आप इधर मारपीट कर रहे हैं उधर गुंडागर्दी चल रही तो आप फिर उसमें किसी संस्था मतलब कोई भी दल है आप उसका समर्थन करने में लग गए, बाद में वो दल आप ही को, उसी दल की वजह से आप दलदल में फंस गए, है ना। तो कुछ मत करिए, कोई अपना नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिए, आप ही आपके अपने हैं, अकेलेपन से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं होता है, ठीक है। तो अकेलेपन को अपना समय दीजिए और अपना भविष्य बनाने में दिमाग लगाइए। हमेशा वो कहता है ना IAS बनो, तो वो करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बाकी मेरी किसी बात का बुरा लगा तो उसके लिए दिल से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा काम था आपको समझाना। बाकी ये वीडियो ओवरऑल मैंने आपको एक गाइडेंस देने के लिए बताई कि फेल पास ये सब क्या कैसे है, और इसके बाद भी कुछ ना समझ में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप सब, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।